अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम जिनके कामों को लेकर आज हर कोई भारतीय इनकी तारीफ करता है। इंडिया के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने बिना कांग्रेस पार्टी के अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। इनके लिए वीर सावरकर और केबी हेडगेवार फ्रीडम फाइटर और असली हीरो थे। इनका पॉलिटिकल अप्रोच था राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और स्वयं अंतिम। आइए दोस्तों, इस महापुरुष की जीवनी के बारे में आज के इस वीडियो में गहराई से जानते हैं। और मैं चाहता हूँ ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के एक साधारण परिवार में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये बालक एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अटल जी के पिताजी कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक शिक्षक थे और कविताएं लिखने का शौक रखते थे। इनकी मां कृष्णा देवी धार्मिक विचारों वाली थी। अटल जी की शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से शुरू हुई और आगे इन्होंने 1945 में ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए कंप्लीट किया और बाद में साल 1947 में कानपुर के डीएवी कॉलेज से पॉलिटिक्स में एमए को प्रथम श्रेणी से पास किया। अटल बिहारी वाजपेयी बचपन से ही आरएसएस की विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसी कारण जब इन्होंने अपने पिताजी के साथ कानपुर में एलएलबी की पढ़ाई शुरू की थी, तब उस समय इन्होंने इसे बीच में ही छोड़कर पूरी निष्ठा से संघ के कामों में जुट गए। इसी दौरान इन्होंने पांचजन्य, राष्ट्रीय धर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे कई पत्रिकाओं के संपादन का काम भी बहुत ही कुशलता से किया। आगे चलकर इन्होंने साल 1951 में बनी भारतीय जनसंघ पार्टी से जुड़कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की और अगले ही साल 1952 में हुए लोकसभा के उपचुनाव में लखनऊ की सीट से भारतीय जनसंघ की ओर से इलेक्शन लड़ा, परंतु ये इस इलेक्शन में कांग्रेस की कैंडिडेट शिवराजवती नेहरू से हार गए। लेकिन इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और एक बार फिर साल 1957 के जनरल इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन फाइल किया, पर इस बार इन्होंने 3 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा, जिसमें से ये लखनऊ और मथुरा में बुरी तरीके से हार गए। पर बलरामपुर सीट जीतकर ये पहली बार सांसद बनकर पार्लियामेंट पहुंचे, जहां इनकी पहली स्पीच में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी तारीफ करते हुए कहा कि ये युवा व्यक्ति एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और इसके बाद में इन्होंने 3 जनरल इलेक्शन जनसंघ पार्टी की ओर से लड़े, जिसमें 1962 का बलरामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन ये कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट सुभद्रा जोशी से मात्र 2000 वोटों के अंतर से हार गए, लेकिन बाद में राज्यसभा के सांसद के तौर पर चुने गए। इसके आगे इन्होंने साल 1967 में बलरामपुर सीट और साल 1971 में ग्वालियर की सीट पर जीत हासिल कर यहाँ के सांसद बने। साल 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, तब विपक्षी दलों ने इसके विरोध में देश में जगह जगह जमकर प्रोटेस्ट किए और धीरे धीरे इन प्रोटेस्टों में आम जनता भी शामिल होने लगी। तब इंदिरा गांधी ने इन प्रोटेस्टों को कुचलने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई सहित कई विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया, पर यह इमरजेंसी जनता के घोर विरोध के कारण ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई और साल 1977 में इसे खत्म कर दी गई और इसके तुरंत बाद इलेक्शन करवाए गए। इस इलेक्शन को जीतने के लिए भारतीय जनसंघ पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय लोकदल आदि सभी बड़ी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई और इलेक्शन लड़ा। जनता पार्टी ने इस इलेक्शन में 345 सीटों पर जीत हासिल कर इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को बुरी तरीके से हरा दिया और मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए। इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन जीतकर देश के विदेश मंत्री के पद का दायित्व संभाला और लगभग इसी टाइम पर इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में स्पीच देकर हिंदी भाषा का गौरव बढ़ाया था। पर जनता पार्टी के लोगों के स्वार्थ और वैचारिक मतभेदों के कारण यह पार्टी 1980 के इलेक्शन आते आते विखंडित हो गई, जिसका फायदा उठाकर इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से पावर में आ गई। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन जीतकर सांसद बन गए थे, पर इस इलेक्शन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। इन्होंने 6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी से अलग हुए भारतीय जनसंघ पार्टी के लोगों को एकजुट कर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और अटल बिहारी वाजपेयी इस पार्टी के पहले अध्यक्ष बने। यहाँ तक तो अटल बिहारी वाजपेयी का पॉलिटिकल करियर फिर भी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अगले इलेक्शन में अटल बिहारी वाजपेयी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। जब ये 1984 का जनरल इलेक्शन सिर्फ ग्वालियर की सीट से लड़ रहे थे, तभी यहाँ से कांग्रेस ने अंतिम समय में माधवराव सिंधिया को अपनी पार्टी का कैंडिडेट बनाया और जब ये खबर अटल बिहारी वाजपेयी को पहुंची तो वह एकदम से हैरान हो गए, क्योंकि इन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार माधवराव सिंधिया से पूछा था कि क्या वो इस बार यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं, पर उस टाइम पर माधवराव सिंधिया ने यहाँ से इलेक्शन लड़ने पर मना कर दिया था। लेकिन इलेक्शन नॉमिनेशन फाइल के अंतिम समय में माधवराव सिंधिया का कैंडिडेट बनने से ये किसी दूसरी सीट से इलेक्शन नहीं लड़ पाए और बची ग्वालियर की सीट पर माधवराव सिंधिया ने इन्हें 2.25 लाख वोटों से बुरी तरीके से हरा
दिया। इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद अटल बिहारी वाजपेयी पूरी तरीके से टूट गए थे और लग रहा था कि अब तो इनकी राजनीति मानो खत्म हो गई। हालांकि बाद में ये 1986 में राज्यसभा के सांसद के तौर पर चुने गए और ये हार भी इनके लिए धीरे धीरे असली मायने में ठोकर का काम करने लगी। इस हार के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी पार्टी बीजेपी ने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम किया, जिसके चलते इन्होंने 1989 का इलेक्शन तो नहीं लड़ा, लेकिन इस इलेक्शन में उनकी पार्टी बीजेपी ने 85 सीटों पर जीत हासिल कर कांग्रेस के विरोध में खड़ी जनता पार्टी को समर्थन दिया और वीपी सिंह को देश का 8वां प्रधानमंत्री बनवाया। इसके अलावा बीजेपी ने 1990 के लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में चल रहे रामरथ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी ने 1991 का जनरल इलेक्शन लखनऊ से लड़ा और जीता। इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की 120 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें से 51 सीटें तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की थी। भारतीय जनता पार्टी की इस जोरदार परफॉर्मेंस के कारण यह भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर मुद्दे का स्टैंड लेकर धीरे धीरे अपनी पॉपुलैरिटी नॉर्थ इंडिया में बढ़ाने लगी, जिसके फलस्वरूप 1996 के जनरल इलेक्शन में अटल बिहारी वाजपेयी ने गांधीनगर और लखनऊ दोनों सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन बाद में इन्होंने गांधीनगर की सीट को छोड़ दिया और लखनऊ से सांसद का प्रतिनिधित्व किया और साथ ही में इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने 161 सीटों पर जीत हासिल कर देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जिसके चलते 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन जब 27 मई को कांग्रेस ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, तब अटल बिहारी वाजपेयी बहुमत हासिल नहीं कर पाए। इस वजह से मात्र 13 दिन बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पर इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को समझ में आ गया था कि अगर एक स्थायी गवर्नमेंट बनानी है तो कई और दलों का समर्थन चाहिए होगा। इसी को लेकर 6 मार्च 1998 को भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता में समता पार्टी, शिवसेना पार्टी, एआईडीएमके, लोक शक्ति पार्टी, बीजू जनता दल, शिरोमणि अकाली दल आदि को साथ लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन किया और इस गठबंधन ने 1998 के जनरल इलेक्शन में तेलुगु देशम पार्टी के बाहरी समर्थन से बहुमत हासिल कर लिया और 19 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन बाद में एआईडीएमके पार्टी की प्रमुख जयललिता की कुछ शर्तों को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट से तकरार बढ़ने लगी। कांग्रेस ने एनडीए की इस कमजोरी को भांप लिया था, जिसको देखते हुए इन्होंने 17 अप्रैल 1999 में संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में जयललिता की पार्टी एआईडीएमके ने एनडीए गठबंधन से अपना समर्थन वापस खींच लिया, जिससे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को 270 में से 269 वोट मिले और बहुमत में सिर्फ 1 वोट की कमी से इनकी सरकार गिर गई। इसके बाद राष्ट्रपति नारायणन ने अटल बिहारी वाजपेयी की सलाह पर लोकसभा को भंग कर दिया, जिससे देश में फिर से एक बार लोकसभा चुनाव हुए। पर इस टाइम तक अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 ऐसे काम कर दिए थे जिससे इनकी पार्टी बीजेपी को अगला इलेक्शन को जीतने में मदद मिल गई। पहला काम, अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में 11 मई 1998 को पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण करके अमेरिका, जापान, कनाडा सहित दुनिया के कई देशों को हैरान कर दिया। हालांकि इससे नाराज होकर अमेरिका, जापान और यूरोप संघ के कई देशों ने भारत के ऊपर आर्थिक और तकनीकी संसाधनों पर सेक्शन लगाए, लेकिन समय के साथ जब भारत और अमेरिका के संबंध सुधरने लगे तो ये सेक्शन भी धीरे धीरे हटने लगे और साल 2005 में भारत और अमेरिका के बीच में परमाणु समझौता होने के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु व्यापार पर छूट मिल गई। इस परमाणु परीक्षण के बाद भारत की गिनती दुनिया के ताकतवर देशों में होने लगी। दूसरा काम, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छे बनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने 19 फरवरी 1999 को लाहौर से नई दिल्ली के बीच सदा-ए-सरहद नाम की बस सेवा शुरू की, जिसमें वह खुद पहली बार बस के जरिए लाहौर गए और वहां पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की और भारत पाकिस्तान के बीच मित्रता बढ़ाने के लिए लाहौर डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किया। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को लेकर पहले से ही कुछ अलग ही प्लान बना चुका था। इसका पता भारत को 3 मई 1999 को चला, जब एक चरवाहे ने कारगिल में पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ की खबर भारतीय सेना को दी, जिसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई देते हुए ऑपरेशन विजय को शुरू किया और देखते ही देखते 26 जुलाई तक भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को कारगिल से खदेड़ने में जीत हासिल की। लेकिन इस युद्ध में 526 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जिसको लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने इन शहीदों को सम्मान और इनके परिवारों को आर्थिक सहयोग देने का काम किया। इन दोनों घटनाओं की वजह से देश के लोगों ने एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया और इस बार इन्होंने पहली बार गैर कांग्रेसी के रूप में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। इस कार्यकाल के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के विकास में कई बड़े फैसले लिए थे, जैसे कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को शुरू किया। एजुकेशन सेक्टर में इन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के तहत एजुकेशन को बढ़ावा देते हुए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया। इसके अलावा इन्होंने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कई उदारीकरण की नीतियों को आगे किया, जिससे देश में विदेशी निवेश बढ़ने लगा।
लगा और देश की इकोनॉमिक कंडीशन मजबूत होने लगी। लेकिन वही दूसरी तरफ इनके टाइम पीरियड में देश की जनता को साल 1999 में कंधार विमान हाईजैक, साल 2000 में लाल किला हमला, साल 2001 में संसद भवन हमला, साल 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हमला, गुजरात दंगे, मुंबई बेस्ट बस धमाके, केरल के मराठ दंगे जैसे कई भयानक आतंकवादी हमले और रिलीजियस राइट्स भी देखने पड़े। इन सभी घटनाओं में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट इनको रोकने में नाकामयाब साबित हुई, जिसके कारण अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए गवर्नमेंट को 2004 के जनरल इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ की सीट पर जीत हासिल कर ली थी, पर इस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी की उम्र 80 वर्ष से ज्यादा हो गई थी, जिसको देखते हुए आरएसएस के प्रमुख कृपाल सीतारमन सुदर्शन ने इनको और लाल कृष्ण आडवाणी जी को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दी, जिसके चलते 29 दिसंबर 2005 को अटल बिहारी वाजपेयी ने सक्रिय राजनीति में अपनी भागीदारी को लेकर संन्यास की घोषणा की और साल 2009 में इन्होंने पूरी तरह राजनीति से संन्यास ले लिया। आगे के वर्षों में अटल बिहारी वाजपेयी की स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां घातक रूप लेने लगी। 27 मार्च 2015 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश की प्रति की गई इनकी असाधारण सेवा और भारतीय लोकतंत्र में अमूल्य योगदान को देखते हुए इनको भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया और अंत में 18 मार्च 2018 को 93 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में यूरिन इन्फेक्शन और मल्टी आर्गन फेलियर के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनके निधन के बाद मानो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ उठी और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक राजनेता नहीं बल्कि एक महान कवि, दूरदर्शी नेता और सच्चे देशभक्त थे। इनकी कविताएं, इनकी नीति और इनके नेतृत्व ने भारत को एक नई दिशा दी। वे भारतीय राजनीति में शुचिता, सौम्यता और सहिष्णुता के प्रतीक थे। उनकी ये पंक्तियां उनकी सोच को दर्शाती है। हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूँ, ये मेरा था। अटल जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के उत्थान के लिए होता है। अगर आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आइए इनकी विरासत को आगे बढ़ाएं।